हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले बार हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब पहले से ही विद्वान लोग ऐसा सोचते थे कि अर्थ की सरफेस पर जो सबसे बड़ी रिलीफ्स हैं, जो उच्चावच हैं, उनके बारे में कि ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है, यानी कि महासागर और महाद्वीप कैसे बने। तो इन सब के लिए बहुत पहले से लोग सोचते आ रहे थे और बहुत सारी थ्योरी आई हैं। एक एफ.बी. टेलर आए, एफ.बी. टेलर, इन्होंने 1908 में अपनी थ्योरी दी और इनकी थ्योरी का नाम है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखिए, 2008 से पहले भी लोग सोचते थे कैसा हुआ, लेकिन 2008 में एफ.बी. टेलर ने पहली बार इस थ्योरी पर इधर विचार अपने रखे कि जो भी उच्चावच बने हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट थ्योरी या ड्रिफ्ट थ्योरी लागू होती है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। पहले ये ऐसा मानते थे सारे लोग, लोथियन ग्रीन हो या कोई भी जो भी ज्योग्राफर होंगे, कि हमारी अर्थ जब बनी, अर्थ गर्म थी, तो बाहर वाली लेयर जो है, जो क्रस्ट है, वो जल्दी से ठंडी हुई और जल्दी से ठंडी होगी तो अंदर है कोर और मैंटल। इनके ठंडा होने में इस क्रस्ट की ही बाधा रही, यानी कि क्रस्ट जल्दी से ठंडी होकर के सॉलिड हो गई और उसके बाद हीट का एमिशन थोड़ा स्लोली हुआ। हीट का एमिशन स्लोली होगा, लेकिन होगा तो सही। तो ऐसे में क्या होगा कि बीच में यहाँ थोड़ी जगह बन जाएगी, जगह बनेगी तो बाहर वाली जो क्रस्ट है ये कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि ढह जाएगी, और ढहेगी तो किसी भी स्फीयर को अगर दबाया जाए तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही होती है, यानी कि प्रिज्म जैसी रचना बन रही होती है। तो प्रिज्म के जो कोने होते हैं उन्हीं से कॉन्टिनेंट्स और जो फलक होते हैं वहाँ ओशंस बने। तो कुछ ऐसा रहा, लोग ऐसा मानते रहे। ये थ्योरी थी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। लेकिन एफ.बी. टेलर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है। अब इनकी थ्योरी को हम देखते हैं, इन्होंने क्या बताया है। पहली बात तो, इन्होंने पहला उद्देश्य ये नहीं बनाया कि हम कॉन्टिनेंट्स और ओशन को बताएंगे। इन्होंने कहा कि मैं टर्शियरी युगीन फोल्ड माउंटेन्स की ओरिजिन कैसे हुई है मैं उसे बताऊंगा। देखिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिखूंगा अभी इसका पूरा, उसमें भी देख लेंगे। तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे इसे, कि टर्शियरी युगीन पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन कैसे बने। तो ये कहते हैं कि क्रेटेशियस युग में जो पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है वहाँ से लैंड पोर्शन बाहर निकल गया क्रेटेशियस युग में। तो बाहर निकला है, अभी दूर नहीं है, और बाहर निकला तो अर्थ जो है थोड़ी हल्की हुई। इनका मानना है ऐसा, एफ.बी. टेलर साहब का। अर्थ हल्की हुई तो और रोटेशन तेज हो गया, यानी कि रोटेट बहुत तेज हो रही है, और हमारा मून ऐसे घूमते हुए अर्थ पर, अर्थ तेज घूमती है, मून पीछे रह जाता है। जैसे थोड़ा सा देखेंगे, अर्थ तो हमारी 24 आवर में एक चक्कर पूरा कर लेती है, मून 29.5 डेज में एक चक्कर अर्थ का पूरा करता है। इस बात को समझें, अर्थ हमारी तेज घूमेगी, मून भी आगे चल तो रहा है लेकिन फिर भी पीछे रह जाएगा क्योंकि अर्थ हमारी स्पीड तेज है। तो देखिए, मून का एक जो खिंचाव बल होगा जिसे टाइडल फोर्स कहेंगे, वो कैसे काम कर रहा होगा, ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि ब्लॉक्स अगर हों तो उन्हें हमारा मून पीछे की तरफ खींच रहा, पीछे की तरफ मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर खिंचाव बल दे रहा होगा।
आते हैं। इन्होंने कुछ मान्यताएं मानी। कोई भी अपनी थ्योरी को देते हैं तो पहले कुछ मानते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा इससे पहले से, तब आगे बढ़ा है। ये मानते हैं कि उस समय पर 2 लैंड पोर्शन थे दोनों पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर लॉरेंसिया है और साउथ पोल पर गोंडवाना लैंड है। अर्थ का रोटेशन तेज हुआ, रोटेशन तेज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तेज होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब लोग समझते होंगे, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। रोटेट होती हुई किसी भी थिंग पर जो बाहर फेंकने वाला बल लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अर्थ तेज रोटेट कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ तो ऐसे में लॉरेंसिया का कुछ भाग टूटा, ब्रेक हुआ ये, और ये किधर चलेंगे दोनों? टुवार्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर की ओर चल रहे हैं। फिर से हम पीछे देखें, बात को सोचें, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा है कि मैं फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बने कैसे। अब ये फोल्ड माउंटेन्स को देख रहे हैं तो अफ्रीका में एटलस है, यूरोप में आल्प्स है, और कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में काकेसस माउंटेन है, और आगे जाएंगे तो ये हमारा हिमालय है। अब इनके लिए ये समस्या थी कि अभी केवल ईस्ट टू वेस्ट फैले हुए माउंटेन्स को ही ये देख करके इस थ्योरी को लागू कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये भी है कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़, साउथ अमेरिका में एंडीज़, जो नॉर्थ टू साउथ है जिनका एक्सपेंशन, तो इनके लिए ये कैसे बनेंगे? तो इन्होंने 2 तरह के फोर्सेस बताए कि मून के निकलने के बाद जो रोटेशन बढ़ा तो एक फोर्स तो हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लैंड पोर्शन ब्रेक हुए और ये टूट करके इधर इक्वेटर की ओर चले हैं। तो बीच में जियोसिंक्लाइंस बनेंगी, भूसन्नतियाँ। भूसन्नतियाँ क्या होती हैं समझते चलें साथ ही। जो उथले सागर होते हैं, जब उन उथले सागर में 2 तरफ की लैंड से नदियाँ अवसाद लेकर के आती हैं और उसमें जमा करती जाएं, तो ये अवसाद जमा वाले जो सागर बने, ये एक तरह से भूसन्नतियाँ हैं। तो इन भूसन्नतियों पर या जियोसिंक्लाइंस पर 2 तरफ से लैंड पोर्शन आते हुए जब दबाव देते हैं तो ये अवसाद ऊपर उठते हैं। ये अवसाद ऊपर उठना ही फोल्ड माउंटेन्स बन रहे होते हैं। तो इन लैंड्स के एक दूसरे की ओर आने से ईस्ट टू वेस्ट फैले हुए पर्वत बन जाएंगे। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में हैं रॉकीज़ और एंडीज़, इसके लिए इन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स काम कर रहा है। जो चंद्रमा अभी क्रेटेशियस युग में जो अलग हुआ था, ये अभी पास ही है, इसका टाइडल फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाले भाग को वेस्टवार्ड खींच रहा है और फिर से इनके वेस्ट पार्ट में भूसन्नतियाँ बनेंगी या जियोसिंक्लाइंस बनेंगी और रॉकीज़ और एंडीज़ बनेंगी। देखिए, ये थ्योरी है अपने आप में कंप्लीटली सही नहीं है, लेकिन ये सोच करके नहीं पढ़ेंगे कि थ्योरी सही नहीं है तो पढ़ना क्या है। नहीं, आयोग पूछ लेता है, मेंस में क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा और क्या है इसका महत्व कि इसी के आधार पर, इसी नाम से इसी थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगनर साहब की थ्योरी को देखते हुए ही प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई है, हैरी हेस ने जो दी है। यानी कि इस तरह से भले ही सही कम हो, बिल्कुल गलत नहीं होती, सही चाहे कम हो, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और नई नई थ्योरी आती रहती हैं। आज प्लेट टेक्टोनिक्स बिल्कुल बड़ी मान्य थ्योरी है। तो इस तरह से आगे रिसर्च हो रही होती हैं। आप लोग भी आज यहाँ तक पढ़ रहे हैं, कल हो सकता है आप लोगों में से कोई साइंटिस्ट हो, आप लोग भी कुछ खोजें, हम पढ़ाएंगे उसी को। तो ये चलता रहता है। हाँ, जहाँ तक एफ बी टेलर साहब का सवाल है
तो अगर मेंस में लिखने के लिए आता है तो ये क्रिटिकली भी बताया जाता है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी की जाती है। तो उस व्याख्या में हम क्या लिखेंगे कि एफ.बी. टेलर साहब ने जो कई हज़ार किलोमीटर इन ब्लॉक्स को आगे बढ़ाया है, इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि ये 40 से 50 मील भी अगर ऐसे चल जाते ब्लॉक्स तब भी फोल्ड माउंटेन्स बन जाते, तब भी ये फोल्ड माउंटेन्स बन जाते। तो यहाँ लोग आपत्ति करते हैं। दूसरा, लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्रेटेशियस युग से पहले जो, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स से पहले जो पर्वत बने हैं उनके बारे में एफ.बी. टेलर साहब क्या कहेंगे। खैर यहाँ बचाव इनका है, क्योंकि इन्होंने पहले खुद भी कह दिया है कि मैं केवल टर्शियरी युगीन, तृतीयक युगीन पर्वतों के बारे में बताऊंगा, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स के बारे में ही बताऊंगा, केवल उससे पहले की बात मैं नहीं कर रहा। साथ में एक बात ये भी आती है, अलग अलग विद्वानों ने कहा कि अगर मून के क्रेटेशियस युग में बनने के बाद मून का टाइडल फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को या प्लेट्स को टाइडल फोर्स की वजह से इधर बहा सकता है या ईस्ट टू वेस्ट खिसका सकता है। तो एक साल अगर इतना तेज फोर्स लग जाए तो अर्थ तो वैसे ही घूमना बंद हो जाती। खैर ये सब ठीक है, आलोचनाएं होती हैं, लेकिन इस थ्योरी से आगे बढ़ने का आधार मिला। आज आप इसी को रिवाइज करें। इससे अगली थ्योरी हम अल्फ्रेड वेगनर साहब की लेंगे, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स लेंगे, जिससे कि हमें फिर अर्थक्वेक, वोल्केनो और एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ये सब पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन आप इसे पहले समझ के पढ़ते रहें। थैंक यू।